मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपने चैप्टर के उदाहरण के जो क्वेश्चन हैं वही हम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। ये आवर्त सारणी आपके सामने रखिए क्योंकि आपको समझने में आसानी है। यहाँ पे जो अपना पहला सवाल है 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम है। हम जानते हैं बच्चों की आवर्त सारणी में 118 तक ही तत्व है, लेकिन फिर भी अगर 120वां तत्व तो उसका आईयूपीएसी नाम क्या देंगे? तो आपको मालूम है कि एक को हम क्या लिखते थे UN, दो को हम क्या लिखते थे बाय, क्या लिखते थे बाय, और 0 को हम क्या लिखते थे नी, क्या लिखते थे नी, और पीछे प्रत्यय क्या लिखते थे IUN, और उसको संक्षिप्त के अंदर U B और N, संक्षिप्त के अंदर U B और N के आधार से दर्शा देते। ये 120वें तत्व का आईयूपीएसी नामकरण हुआ बच्चों। अब दूसरा सवाल देखते हैं। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ, पूरी आवर्त सारणी होगी तो उसमें कौन कौन से कक्षक होती है? S होती है, F होती है, D होती है और P होती है। मैंने जब आपको समझाई थी आवर्त सारणी तब मैंने आपको बताया था D जो कक्षक है वह चौथी आवर्त से शुरू होती है और F जो कक्षक है वह छठी आवर्त से शुरू होती है। यहाँ हमारे पास कौन से आवर्त है? 5वीं, यानी 5वीं आवर्त में पूछा है, यानी ये F कहाँ आता है? छठी में, यानी सीधी सी बात है यहाँ पे केवल कौन होगा? S, D और P। ऐसा मैंने कैसे तय किया बच्चों? मैं दोबारा बताता हूँ। 4 कक्षक होती है S, P, D और F। उसके अंदर D की शुरुआत चौथी आवर्त से हो जाती है और F की शुरुआत छठी आवर्त से होती है, जबकि अपने पास कौन सी पूछी उन्होंने? 5वीं, इसलिए F आएगा। अब 5वीं होगी तो S के आगे क्या आएगा? N की वैल्यू 5, P के आगे भी क्या होगा? 5, और D के लिए मैंने आपको बच्चों इक्वेशन कहा था N-1। क्या कहा था D के लिए? N-1। तो N-1 करेंगे तो कितना आएगा? 4D आ जाएगा बच्चों। अब आप जानते हो कि S के अंदर मैक्सिमम कितने आएंगे? 2, D के अंदर मैक्सिमम कितने आएंगे? 10, और P के अंदर मैक्सिमम कितने आएंगे? 6। सबका बच्चों जोड़ करोगे तो टोटल कितने होते हैं? 18। कितने होंगे? 18 होंगे। यानी 5वीं आवर्त में कितने तत्व आते हैं? तो 18। यहाँ से आप गिनोगे 5वीं आवर्त में पूरे कितने तत्व हैं तो वो गिनोगे तो कितने तत्व हो जाएंगे? 18। S में मैक्सिमम 2, D के अंदर मैक्सिमम 10 और P के अंदर मैक्सिमम 6। कंप्लीट। अब जो उसके बाद वाला देखते हैं, Z = 117 और 120 कौन से वर्ग में होने चाहिए और उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखनी है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, कौन से वर्ग में होने चाहिए ये भी पूछा है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। दोबारा बता देता हूँ, हमारी आवर्त सारणी में अभी तक हमने कितने तत्वों को सेट किया? 118। लेकिन अगर मान लो 120वें नंबर का भी आ जाए तो हम कैसे सेट करेंगे और कौन से वर्ग में सेट करेंगे उसके बारे में पूछा है, तो उसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 117 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 117। Z = कितना है? 117। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगी तो मैंने आपको सिखाया था 117 से पहले निष्क्रिय गैस कौन सी होगी? रेडॉन, जिसका कितना है? 86। कौन सा है? 86। और ये कौन सी आवर्त में आता है? छठी। हमें कैसे मालूम? दूसरी में हीलियम, तीसरी में नियॉन, चौथी में, दोबारा बोल देता हूँ, गलत कर दिया मैंने, पहली में हीलियम, दूसरी में नियॉन, तीसरी में आर्गन, चौथी में क्रिप्टॉन, पांचवी में ज़ेनॉन और छठी में क्या है? रेडॉन। छठी में क्या है बच्चों? रेडॉन। यानी 6 आवर्त आपकी क्या हो गई? कंप्लीट। तब शुरुआत कहाँ से होगी? 7वीं से। तो 7S, S के बाद क्या आता है? F। तो F की वैल्यू क्या थी? N-2। तो 7 में से अगर 2 चले जाए तो क्या होगा? 5। F के बाद क्या आता है? D। D के अंदर क्या होगा? N-1 तो कितना होगा? 60, और उसके बाद क्या होगा? 7 कंप्लीट। अब यहाँ पे 86 और 88 और 14, 102 और 10, 112। अब कितने कम हुए? 117, 112 हमने भर दिए, 5 कम है, तो ये 75 कंप्लीट।
यानी इस तरह से 170 हो गए। अब 70वां है 7p5। p5 का मतलब ये p1, p2, p3, p4 और p5, यानी वो 70वें समूह में होगा, 70वें वर्ग में। लास्ट में क्या है बच्चों 7p5। p5 यानी कि यहाँ से शुरुआत करो धीरे से p1, p2, p3, p4 और p5। ये p5 का पूरा पढ़ो। यहाँ सबकी बाह्यतम कक्षा में देखोगे तो p5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगी, ठीक है बच्चों। और 7 था जो 7वीं आवर्त, यानी 7वीं आवर्त और 70वां समूह, यहाँ पे जो लिखा भी है वही आपका तत्व होगा। वैसे ही आपको कौन सा करना है 120 का करना है। तो 120 के लिए ध्यान देने वाली बात है, हमें यहाँ देखा 120 से पहले का जो निष्क्रिय होता है वो कौन सा होता है बच्चों 118वां होता है। कौन सा होता है 118 ऑर्गेनिशियम, ठीक है। और वह जो 118वां है ओजी, वो कौन सी आवर्त में आता है 7। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेडॉन, रेडॉन 6 कंप्लीट हो गए। और 7वीं में क्या आ जाएगा ओजी, और वह 118 कंप्लीट हो। अब 7वीं के बाद क्या आता है 7वीं कंप्लीट होगी तो अब कौन सा होगा 8वीं, और शुरुआत कहाँ से होती है एस। तो 118 और 2 20, यानी कि ये S1 हुआ और ये S2 हुआ कंप्लीट, यानी उस तरह से होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि यह जो होगा वह दूसरे वर्ग में आएगा। कौन से वर्ग में आएगा दूसरे, कैसे यह S1 और ये कौन सा है S2। उसके आधार से हम बता सकते हैं कि जो 120वां जो परमाणु क्रमांक है वह 120वां जो परमाणु क्रमांक है वह दूसरे वर्ग में आएगा। धन्यवाद। अब आगे के देखते हैं। अब उसके आगे का सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बता दिया है कि सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फास्फोरस को बढ़ते हुए धात्विक लक्षण में रखो। बढ़ते हुए धातु पास में आवर्त सारणी रखी। अब ध्यान में ये रखना कि आपको समझाने के लिए मैंने पास में रखी है, लेकिन अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आपके पास आवर्त सारणी साइड में होगी नहीं बच्चों। यानी आपको उतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा तत्व कौन से समूह में आया हो। अब सबसे पहले समूह के आधार से रखूं, अगर मान लो जैसे सोडियम है तो वो पहले समूह में आया है। कौन से समूह में आया है पहले समूह में आया है। फिर अगर मान लो मैग्नीशियम और बेरिलियम वह दूसरे समूह है, ऊपर मैग्नीशियम और नीचे कौन होगा मैग्नीशियम होगा। सिलिकॉन और फास्फोरस तो उसमें आपको मालूम है कि सिलिकॉन जो है वह 14वें समूह में और फास्फोरस वह 15वें समूह में। वह कौन सा समूह है आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि पहले समूह के अंदर बच्चों क्या है सोडियम, ठीक है। दूसरे समूह के अंदर देखोगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम। 14वें समूह में देखोगे तो कौन है सिलिकॉन और 15वें समूह में कौन है फास्फोरस। आपको धात्विक धातु के बारे में बताया था कि आवर्त सारणी में हम जैसे जैसे कहाँ लेंगे राइट साइड, वैसे वैसे धात्विक लक्षण कम होते हैं, क्योंकि एस विभाग संपूर्ण धातु जबकि पी विभाग धातु, अधातु और अर्धधातु मिक्स है। उसमें भी मैंने कहा था समूह में हम जैसे जैसे ऊपर से कहाँ जाएंगे नीचे जाएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। धात्विक लक्षण बढ़ेंगे यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हो ये सभी नीचे की ओर है, ठीक है। और जैसे जैसे अपने राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण कम होंगे। क्या होगा बच्चों कम। तो लेफ्ट साइड कौन है सोडियम, यानी कि अधिक धात्विक लक्षण किसके हैं सोडियम के, क्योंकि वो लेफ्ट साइड सबके लेफ्ट साइड कौन है बच्चों सोडियम, यानी सबसे ज्यादा धात्विक लक्षण किसके हैं सोडियम। अब सोडियम से कम मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों सोडियम से कम तो यह दोनों आएंगे। तो सोडियम के अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसके अधिक, इन दोनों की तुलना करो। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक किसके होंगे मैग्नीशियम। तो ये मैंने क्या लिख दिया मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या हुआ सोडियम के धात्विक लक्षण मैग्नीशियम की तुलना में क्या है अधिक और बेरिलियम की तुलना में मैग्नीशियम के क्या है अधिक। समझ में आ गया बच्चों। अब इन दोनों की अगर बात तो सिलिकॉन और फास्फोरस में धात्विक लक्षण किसके अधिक। तो जैसे मैंने कहा जैसे जैसे अपने राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण कम होंगे। तो सबसे कम किसके आएंगे फास्फोरस, ये सिलिकॉन और ये फास्फोरस।
कहने का तात्पर्य सबसे कम फास्फोरस के, सबसे ज्यादा सोडियम के, ये हमें धात्विक लक्षण के क्रम में उनको दर्शा दिया। दोबारा बोल देता हूँ, समूह के अंदर वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे के धात्विक लक्षण बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण बढ़ेंगे, और जैसे जैसे अपने राइट साइड जाएंगे कम होंगे। तो सबसे राइट में कौन था? फास्फोरस, वो हमने समूह के आधार से रखा तो वह सबसे कम हुआ। लेफ्ट साइड कौन था? सोडियम, तो उसके क्या होंगे? सबसे ज्यादा। लेकिन ये दोनों तो एक ही वर्ग में था, तब हम कौन सा नियम अप्लाई करेंगे? ऊपर से नीचे आने का। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण बढ़ेंगे, यानी ये आपका क्रम हो गया। ठीक है, अब अपने उसके बाद वाला देखते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन की त्रिज्या अधिकतम और न्यूनतम बताओ। तो उसमें भी पहले अपने समूह में दर्शा देते हैं। आपको ध्यान में मैग्नीशियम व दूसरे समूह में, और जो एल्यूमिनियम है वह 13वें समूह में। कौन से समूह में? 13। और मैंने आपको बताया था कि जनक परमाणु से उसके धन आयन की, धनक परमाणु से उसके धन आयन की जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है? कम होती है। जनक परमाणु से उसके धन आयन की त्रिज्या क्या होती है? कम। ऐसा क्यों होता है? वो भी मैंने आपको टॉपिक के अंदर बताया था। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में, यहाँ पे धनावेश दोनों के क्या है? समान। यहाँ पे धनावेश 12, इसके भी 12, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 12, जबकि यहाँ 10 था। तो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो संकोच होगा, यानी इसकी जनक परमाणु से उसके धन आयन की जो त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। अब आगे की बात, अब इन दोनों में हमने ऐसा कहा था, जैसे जैसे अपने समूह के अंदर आवर्त सारणी में राइट साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे बच्चों? राइट साइड, तो त्रिज्या क्या होगी? कम। त्रिज्या क्या होगी? कम होगी, ऐसा आपको बताया था। जैसे जैसे अपने राइट साइड जाते हैं वैसे वैसे त्रिज्या क्या होती है? कम। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों के कंपैरिजन में राइट साइड कौन है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की त्रिज्या क्या होगी बच्चों? कम। लेकिन एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ की क्या होगी? और कम होगी। क्यों? वहां पे यह नियम आएगा, जनक परमाणु से उसके धन आयन का जो त्रिज्या होती है वह कम होती है। वो उस टॉपिक के अंदर आपको बताया। तो सबसे कम कौन होगा? एल्यूमिनियम 3+। सबसे कम कौन होगा बच्चों? एल्यूमिनियम 3+। अब अधिक कौन होगा? तो यहाँ देखेंगे ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, और इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो धन आयन की तो त्रिज्या क्या होगी? कम। तो मैग्नीशियम की क्या होगी? ज्यादा। तो अधिक किसकी होगी? मैग्नीशियम। कंप्लीट बच्चों, यहाँ पे यही नियम, राइट पहले कौन आता है? मैग्नीशियम, उसके बाद कौन आता है? एल्यूमिनियम। अब जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे त्रिज्या क्या होगी? कम। तो इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो एल्यूमिनियम की कम हुई, लेकिन आपको यह भी बताया था जनक परमाणु से उसके धन आयन की त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। तो एल्यूमिनियम की तुलना में Al3+ की त्रिज्या क्या होगी? और कम होगी। कंप्लीट। इसीलिए सबसे कम कौन आया? Al3+। और सबसे अधिक में कौन आया? मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम और इन दोनों की तुलना करो तो इसकी क्या होगी? जो त्रिज्या होगी वह क्या होगी? कम होगी, इसकी क्या होगी? ज्यादा। तो अधिक किसकी हुई? Mg। कंप्लीट। उसके बाद वाला देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी आपको दी है। तो सोडियम की कितनी है? 496 किलो जूल प्रति मोल। मैग्नीशियम की कितनी है? 737। और सिलिकॉन की कितनी बच्चों? 786। तो एल्यूमिनियम की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी 575 या 760, दोनों में से कौन सी होगी? ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ से आपको बता रहा, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, सिलिकॉन की आपको दी, और किसके लिए? सिलिकॉन। मैंने आपको कहा था जैसे जैसे अपने राइट साइड जाएंगे, जैसे जैसे अपने कहाँ जाएंगे? राइट साइड, वैसे वैसे जो एंथैल्पी है वह क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसा आपको बताया, वह क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसा आपको समझा। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन एंथैल्पी की परिभाषा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए, आयनन एंथैल्पी की परिभाषा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अगर तुलना करें, इसका उदाहरण से भी मैंने आपको समझाया था, वहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन समझाया था। जब किताब की बात थी तब मैंने क्या समझाया था? बेरिलियम, बोरॉन। जबकि यहाँ पे उसी समूह का मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। तो मैग्नीशियम के अंदर जो होगा उसमें क्या होगा? 3s2। एल्यूमिनियम के अंदर क्या होगा? 3s2 3p1। तो यह एक इलेक्ट्रॉन दान करना उसके लिए क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम की तुलना में आसान होगा।
भले ही हमारा यह नियम है कि जैसे जैसे राइट साइड लेंगे डेल्टा एच बढ़ेगा, फिर भी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूर करना है, प्रथम आयनीकरण का है, कौन सा का है, प्रथम का, एक ही इलेक्ट्रॉन में दूर करना है, तो मैग्नीशियम की तुलना में एल्यूमिनियम में क्या रहेगा बच्चों, आसान रहेगा, क्योंकि यह S कंप्लीट भरा हुआ है, जबकि यहाँ पे B के अंदर कितना है, A, तो इसलिए मैग्नीशियम की तुलना में एल्यूमिनियम की आयनीकरण एंथैल्पी कम है। अगर मैग्नीशियम की बच्चों आप देखोगे तो कितनी है, 737, तो उससे कम कौन सा हुआ, 575, तो उस हिसाब से एल्यूमिनियम की आयनीकरण एंथैल्पी 760 आएगी नहीं, कौन सी आएगी, 575। क्यों ऐसा पता चला, क्योंकि मैग्नीशियम की आपको कितने दी, 737 से कम ही होगी एल्यूमिनियम की, क्यों, तो ये जो दूसरा समूह और 13वें समूह की अगर आप तुलना करोगे तो दूसरे समूह की तुलना में 13वें जो समूह की आयनीकरण एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। एक इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए ऊर्जा क्या लगेगी, कम, क्योंकि उसकी जो यहाँ S के अंदर सभी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सभी के P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और एक इलेक्ट्रॉन दान करना आसान रहता है। उस समय मैंने आपको वही बात बेरिलियम और बोरॉन के आधार से बताया, यानी वह अपना कमेंट हो गया। अब उसके बाद वाला देखते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन में किसकी अधिकतम और किसकी न्यूनतम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी। तो वैसे ही यही बात, जैसे जैसे हमने कहा जाता है राइट साइड, वैसे डेल्टा EGH क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा आपको समझाया, ठीक है। तो सबसे पहले सभी को वर्ग के अंदर रख देते हैं। तो आपको पता है जो फॉस्फोरस पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, सल्फर, फिर उसी सर्कुलर वर्ग में कौन आएगा, फ्लोरीन और फ्लोरीन, कौन आएगा बच्चों, फ्लोरीन और फ्लोरीन। यहाँ आप देख सकते हो 15वें में फॉस्फोरस है, 16वें में सल्फर है, 70वें में क्लोरीन है, और क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन मैंने बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ पे हम ये तो हम जानेंगे, जैसे जैसे हमने कहा ना ये राइट साइड, वैसे डेल्टा EG बढ़ेगा, तो यहाँ पे राइट साइड कौन है, यानी सबसे कम किसकी, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है कौन है, फर्स्ट, तो सबसे कम अगर की बात, यहाँ पे क्या अधिकतम और न्यूनतम, तो न्यूनतम में तो कौन आएगा, फॉस्फोरस, वो तो अपना तय हो गया। और अब राइट साइड की बात करें, राइट साइड में आपको ये बताया था बच्चों, ध्यान में रखना, जैसे जैसे अपने नीचे आते हैं तो डेल्टा EGH वह क्या होगा, कम, वह क्या होगा, कम, ऐसा आपको बताया था। जैसे जैसे अपने वर्ग में नीचे आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नीचे कौन है, क्लोरीन, ऊपर कौन है, फ्लोरीन। लेकिन बच्चों फ्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पर भी मैंने आपको विशेषता बताया था, ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर केवल यहाँ पे इन चारों के लिए यह नियम नहीं लगता है, इन चारों के लिए यह नियम लगता नहीं है कि नीचे आने पर डेल्टा G कम होगा, केवल इन चारों तत्वों के लिए बच्चों, ऐसा बताया था आपको आगे, ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, अधिक होगी। अब अधिक क्यों होगी, क्योंकि वहां पे बताया था यहाँ पे 2p में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, 2p में क्या होगा, प्रतिकर्षण, जबकि 3s में प्रतिकर्षण होगा नहीं। अब 2p में प्रतिकर्षण जो होने के कारण वहां पे आसानी से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जबकि 3p में आएगा नहीं। इसीलिए जो अधिकतम का जो सवाल है, अधिकतम वो कौन होगा, फ्लोरीन की जगह पे कौन हो जाएगा, क्लोरीन होगा। यानी इतना तो था, कम तो कौन है, जो लेफ्ट साइड वाला, और अधिक कौन होगा, राइट साइड वाला। तो राइट साइड में 2 थे, इन दोनों में कौन, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वह थ्योरी ध्यान में होनी चाहिए। फ्लोरीन के अंदर 2s कक्षक के अंदर जो फ्लोरीन जो नजदीक होने के कारण उसके अंदर क्या होता था, प्रतिकर्षण होता था, जबकि Cl के अंदर 3s 3p में होता नहीं था। और ना होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा उसकी क्या हो जाती थी, अधिक हो जाती थी। अब उसके बाद का जो सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे यह संकीर्ण दिया है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता समान है क्या, ऐसा पूछा है। यह टॉपिक वैसे वास्तव में बच्चों मैंने आपको पूरा किताब के आधार से अगर देखेंगे तो किताब में इसके बारे में पूरा कुछ बताया नहीं है, फिर भी इसके आधार से सवाल पूछा है, लेकिन मैं सवाल बता देता हूँ। आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण आप क्या होगा, 3+ क्या होगा बच्चों, 3+। कैसे 3+ है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13। उसकी इलेक्ट्रॉन गैस कितने हैं, 2 8 3। तो वह 3 इलेक्ट्रॉन जब दान करेगा तो वह तब क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसीलिए एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 3+।
संयोजकता यानी क्या, वो कितने उसके साथ जुड़ रहे हैं, उस आयन के साथ कितने जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 H2O और 1 क्लोरीन जुड़ रहा है, इसीलिए एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होगी वह कितनी आएगी 6, और ऑक्सीकरण अवस्था वो आएगी वो कितनी आएगी 3। यानी क्या वो दोनों समान है, बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीकरण उसका कितना आएगा 3 प्लस, और संयोजकता कितनी आएगी 6। दोबारा बोल दूं, संयोजकता कैसे आएगी, तो उसके साथ जुड़ते कितने हैं, तो 5 पानी के अणु जुड़ते हैं और 1 क्लोरीन का अणु एल्यूमिनियम के साथ जुड़ता है, इसीलिए उसकी जो संयोजकता है वह 6 आएगी। आशा रखता हूँ ये अभ्यास के जो एक सवाल बाकी है वो अपने बाद में देख लेंगे। जितने सवाल है वो आपको कंप्लीट तरीके से समझ में